हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज तो मैं सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद कहना चाहूँगी। आप लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, इतना लाइक देते हैं, आपके मैसेजेस भी आते रहते हैं, तो इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगी। गाइस, आज फिर मैं आर के मार्टन पर ही ये दूसरा वीडियो बना रही हूँ, जिसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आर के मार्टन के विचलन सिद्धांत से संबंधित हैं और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो आइए देख लेते हैं इसमें कौन कौन से हैं। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, जो अपने लक्ष्यों को वैध साधनों से प्राप्त नहीं कर पाते वे इतने निराश हो जाते हैं कि मादक द्रव्यों एवं शराब का उपयोग करने लगते हैं। इसे मार्टन कह रहे हैं कि समाज में रहने वाले वे लोग जो अपने लक्ष्यों को वैध साधनों से प्राप्त नहीं कर पाते हैं और नहीं कर पाने के कारण वे क्या रहते हैं, निराश रहते हैं। और निराश किस मात्रा तक रहते हैं कि वे मादक द्रव्यों एवं शराब का सेवन करने लगते हैं। तो मार्टन के अनुसार या मार्टन इसे किस तरह का विचलन कहेंगे। देखिए, मार्टन का मत था कि विचलन जो है वो व्याधिकीय व्यक्तित्व की देन नहीं है, बल्कि समाज में जो विचलन पाया जाता है इसके लिए स्वयं समाज या हमारी संस्कृति ही जिम्मेदार है। मार्टन के अनुसार समाज और संस्कृति की संरचना व्यक्ति पर विचलित व्यवहार करने के लिए दबाव डालती है। समाज का निर्माण ही, समाज की प्रकृति ही ऐसी है, या हमारे समाज में पाई जाने वाली जो संस्कृतियां हैं उनकी भी प्रकृति ऐसी है कि वे संस्कृतियां हो या समाज, उसकी संरचना, उसकी बनावट ही कुछ इस प्रकार की है कि वह व्यक्ति को, समाज में रहने वाले कुछ किसी न किसी व्यक्ति पर इस तरह का दबाव डालती है कि वो क्या करने लगता है, वो उसका व्यवहार विचलित हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो अपने लक्ष्यों को वैध साधनों से प्राप्त नहीं कर पाते हैं, यानी कि लक्ष्य जो उनके हैं उनको प्राप्त करने के लिए जो समाज में साधन बताए गए हैं, जिन्हें वैधता प्रदान की गई है, जब वे अपने उन लक्ष्यों को वैध साधनों से प्राप्त नहीं कर पाते हैं, उन समाज सम्मत साधनों से या समाज में मान्यता प्राप्त साधनों से प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो इसके कारण उनमें निराशा की भावना इस हद तक आ जाती है कि वे क्या करते हैं, मादक द्रव्यों का, शराब का सेवन करने लगते हैं। तो मार्टन के अनुसार ये किस प्रकार का विचलन है। देखिए, मार्टन ने 5 प्रकार के विचलन की बात की थी, जिसमें पहला है अनुरूपता। ठीक, इसमें क्या होता है, अनुरूपता में समाज सम्मत साधन और समाज सम्मत लक्ष्य दोनों होते हैं, यानी लक्ष्य भी समाज के अनुसार होंगे, उनको प्राप्त करने के साधन भी समाज ही के अनुसार होंगे। इसके अलावा फिर आता है नवाचार। नवाचार में क्या होगा, नवाचार में समाज सम्मत साधन, लक्ष्य तो होंगे लेकिन उनको प्राप्त करने के लिए जो साधन अपनाए जाएंगे वे उससे हटकर होंगे, कुछ नए विचारों को लिए हुए होंगे। अगला आता है संस्कारवाद, अगला है प्रत्यावर्तन और 5वां है विद्रोह। देखिए, प्रत्यावर्तन को पलायनवादिता भी कहा जाता है। ठीक, तो मार्टन के अनुसार जो यहाँ पर बात पूछी जा रही है कि मादक द्रव्य एवं शराब का प्रयोग करने लगते हैं, तो वो किस प्रकार का विचलन होगा, वह विचलन होगा पलायनवादिता का। ठीक है, पलायनवादिता क्या है, इस प्रकार के विचलन में लोग समाज स्वीकृत उद्देश्यों एवं साधनों के प्रति उदासीन हो जाते हैं। ठीक है, समाज के द्वारा स्वीकृत उद्देश्य और साधन दोनों के प्रति ये उदासीन हो जाते हैं। वे व्यवस्था में तो होते हैं, ठीक है, व्यवस्था के अंग होकर रहते हैं, लेकिन इसके मूल्यों या इन सामाजिक अनुकूलन के प्रति कोई भी रुचि नहीं दिखाते हैं। व्यवस्था में होते हैं लेकिन वे व्यवस्था के लिए नहीं होते हैं। इसीलिए मार्टन ने इस प्रकार के विचलन में मादक द्रव्य व्यसनी, शराबी, भिखारी और पागल
जैसे व्यक्तियों को सम्मिलित किया है। तो यहाँ पर जो व्यक्ति अपने लक्ष्यों को वैध साधनों से प्राप्त नहीं कर पाते हैं, वे इतने निराश हो जाते हैं कि मादक द्रव्यों एवं शराब का उपयोग करने लगते हैं। इसे मर्टन क्या कहते हैं? पलायनवादिता कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। संदर्भ समूह व्यवहार परिणाम है। कह रहे हैं कि संदर्भ समूह जो है ये किसका परिणाम है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया गया, ए है वंचन का, बी है प्रेरणा का, सी है सापेक्ष वंचन का और डी है सापेक्ष प्रेरणा का। तो गाइस यहाँ पर संदर्भ समूह क्या है? सबसे पहले तो हम इसको परिभाषित कर लेते हैं कि संदर्भ समूह कहा किसे जाता है। एक ऐसा समूह जिसका व्यक्ति सदस्य तो नहीं होता है, ठीक है, व्यक्ति इस समूह का सदस्य नहीं होता है, बल्कि इस समूह का सदस्य होने की आकांक्षा रखता है। उसके अंदर ये ख्वाहिश होती है कि वो भी उस समूह की सदस्यता प्राप्त कर ले या उस समूह में रहने वाले लोगों की तरह जीवन व्यतीत करे, ठीक है, उनके व्यवहारों को, उनके संस्कारों को वो भी अपनाना चाहता है। तो क्या है, यह समूह व्यक्ति के मस्तिष्क में होता है, ठीक, वह उसका सदस्य नहीं होता है लेकिन उसके सदस्यता प्राप्त करने की इच्छा रखता है। तो कह रहे हैं संदर्भ समूह व्यवहार जो होता है इसका परिणाम क्या होता है, ठीक, संदर्भ समूह व्यवहार परिणाम है। किस चीज का परिणाम है? वंचन का, प्रेरणा का, सापेक्ष वंचन का, सापेक्ष प्रेरणा का। तो यहाँ पर संदर्भ समूह व्यवहार परिणाम है सापेक्ष वंचन का। देखिए सापेक्षिक वंचन या सापेक्ष वंचन या सापेक्षिक हीनता, ठीक, इस अवधारणा का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? सबसे पहले प्रोफेसर सैमुअल स्टाउफर ने किया था। प्रोफेसर सैमुअल स्टाउफर, ठीक है। तो सापेक्ष वंचन, सापेक्षिक हीनता या सापेक्षिक वंचन की अवधारणा का सबसे पहले प्रयोग प्रोफेसर सैमुअल स्टाउफर ने किया था। और इस अवधारणा का प्रयोग स्टाउफर ने कहाँ किया था? अमेरिकी सिपाहियों के अध्ययन में किया था। बाद में स्टाउफर की इसी अवधारणा को में आर के मार्टन ने थोड़ा बहुत संशोधन किया, ठीक, संशोधन करने के बाद इन्होंने क्या किया? इसे संदर्भ समूह के साथ जोड़ दिया। सापेक्षिक वंचन है क्या? सापेक्षिक वंचन एक दशा है। कैसी दशा है? हीनता की दशा है, ठीक। ये एक ऐसी स्थिति है, यानी किसी भी व्यक्ति के जीवन में आने वाली एक ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति अपनी परिस्थितियों को दूसरे व्यक्तियों की परिस्थितियों की तुलना में कम अनुभव करता है, हीन अनुभव करता है या स्वयं को कमजोर पाता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति जब व्यक्ति अपनी स्थिति की तुलना अपने सामने वाले व्यक्ति की स्थिति से करता है और उसके सामने वाला व्यक्ति उस व्यक्ति की परिस्थिति की तुलना में कहीं अच्छी कंडीशन में होता है, तो व्यक्ति के अंदर हीनता की भावना जन्म लेती है। इसी हीनता की भावना को सैमुअल स्टाउफर ने क्या कहा था? सापेक्षिक वंचन कहा था। तो यहाँ पर आर के मार्टन ने इसे संदर्भ समूह के साथ जोड़ा। संदर्भ समूह क्या है? संदर्भ समूह एक ऐसा समूह है जिसमें व्यक्ति सदस्य तो नहीं होता है किंतु उसकी सदस्यता प्राप्त करना चाहता है। तो संदर्भ समूह व्यवहार परिणाम किसका है? सापेक्षिक वंचन का, सापेक्षिक हीनता का परिणाम है, क्योंकि व्यक्ति उस संदर्भ समूह जो उसके मस्तिष्क में है, जिसकी वो सदस्यता प्राप्त करना चाह रहा है, उसका सदस्य नहीं है, लेकिन उसे लग रहा है कि वो लोग उस व्यक्ति की परिस्थिति से कहीं अच्छी कंडीशन में है, इसलिए वह उनके जैसा बनना चाहता है। उसके अंदर हीनता की भावना उत्पन्न हो रही है, उसके अंदर कमजोरी का अनुभव हो रहा है, इसलिए वो चाह रहा है कि अपनी इस स्थिति से निकलकर वह उन व्यक्तियों या उस समूह की सदस्यता में को प्राप्त कर ले। तो यहाँ पर संदर्भ समूह व्यवहार परिणाम किसका है? सापेक्ष वंचन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
मर्टन ने प्रकारवाद की अवधारणा में जो कोडिफिकेशन यानी योगदान दिया है उसमें सम्मिलित नहीं था। पूछ रहे हैं मर्टन ने प्रकारवाद की अवधारणा में जो क्या किया है, कोडिफिकेशन किया है या जो योगदान दिया है उसमें क्या सम्मिलित नहीं था। देखिए मर्टन ने प्रकारवाद की अवधारणा में जो बातें कही हैं, ठीक, उसमें उन्होंने मैलिनोस्की और मैलिनोस्की और रेडक्लिफ ब्राउन की द्वारा दी गई जो अवधारणाएं थी उन्हीं का खंडन किया था। ठीक, तो इसमें पूछा जा रहा है कि उसमें क्या सम्मिलित नहीं था। हम ऑप्शन देख लेते हैं, प्रकार्यात्मक एकता या संगठन। प्रकार्यात्मक एकता या संगठन, प्रकार्यात्मक एकता की बात की गई थी तो ये तो था। अस्थायित्व, अस्थायित्व का कहीं वर्णन नहीं आता है, कहीं भी इसका जिक्र नहीं हुआ। अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं, सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता की भी बात की गई थी। अपरिहार्यता, अपरिहार्यता की भी बात की गई थी, जिसके स्थान पर आर के मर्टन ने विकल्पों की बात की थी। ठीक है, आर के मर्टन ने प्रकारवाद की अवधारणा में जो कोडिफिकेशन या योगदान दिया था उसमें कौन सा है जो सम्मिलित नहीं था, तो इसमें आपका बी वाला सही हो रहा है कि यही अस्थायित्व ये सम्मिलित नहीं था। अगला क्वेश्चन हमारा, सदस्यता और गैर सदस्यता समूह की अवधारणा दी है। क्वेश्चन किया जा रहा है कि सदस्यता और गैर सदस्यता समूह की अवधारणा दी है। ए है कूले, बी है समनर, सी है मर्टन और डी है न्यूकाम्ब। तो यहाँ पर आपका सी वाला ऑप्शन सही है, मर्टन। मर्टन ने ही सदस्यता और गैर सदस्यता समूह की अवधारणा दी है। देखिए कूले का क्या था, प्राथमिक समूह की अवधारणा कूले दे रहा है। ठीक, ये क्या है, प्राथमिक समूह। समनर, समनर ने आपके अंतः और बाह्य समूह की बात की थी, अंतः और बाह्य समूह। ठीक, इसके अलावा मर्टन ने आपके सदस्यता और गैर सदस्यता समूह की बात की थी। न्यूकाम्ब की अगर हम बात करते हैं तो न्यूकाम्ब ने बात की थी सकारात्मक और नकारात्मक समूह की, सकारात्मक समूह और नकारात्मक समूह। तो गाइस याद कर लीजिएगा, कूले ने प्राथमिक समूह की अवधारणा दी है, समनर ने अंतः और बाह्य समूह की बात की है, मर्टन ने सदस्यता और गैर सदस्यता समूह की बात की है और न्यूकाम्ब ने सकारात्मक और नकारात्मक समूह की बात की है। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं रॉबर्ट मर्टन द्वारा बताए गए मानक शून्यता संबंधी वैयक्तिक प्रत्युत्तरों की संख्या है। रॉबर्ट मर्टन द्वारा बताए गए मानक शून्यता संबंधी वैयक्तिक प्रत्युत्तरों की संख्या है। ए है ऑप्शन 5, बी है 4, सी है 3 और डी है 1। तो देखिए रॉबर्ट मर्टन ने मानक शून्यता विचलन से संबंधित जो प्रत्युत्तर बताए हैं, ठीक है, मानक शून्यता संबंधी जो प्रत्युत्तर बताए हैं उसमें कितनी संख्या उनकी 5 है। 5 अभी मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में बताई थी, फिर से एक बार देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। पहली है अनुरूपता, अनुरूपता जिसमें सांस्कृतिक लक्ष्य और संस्थागत साधन, ठीक है, लक्ष्य कैसे होते हैं, वो सांस्कृतिक रूप से मान्य होते हैं और साधन उनको प्राप्त करने के लिए जो साधन अपनाए जाते हैं वो भी कैसे होते हैं, समाज द्वारा मान्य होते हैं। इसके अलावा दूसरा है नवाचार। नवाचार में आपको मैंने बताया अभी को कि लक्ष्य जो है वो सांस्कृतिक रूप से मान्य होते हैं, लेकिन इनके लिए जो नियम अपनाए जाते हैं वे नया विचार लिए हुए होते हैं, संस्थागत साधनों का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला होता है कर्मकांडीयता। ठीक है, कर्मकांडीयता में क्या है, लक्ष्य सांस्कृतिक रूप से मान्य नहीं होते हैं, सांस्कृतिक लक्ष्य नहीं होते हैं, लेकिन जो भी इनके लक्ष्य होते हैं उनको प्राप्त करने के लिए जो साधन अपनाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, समाज द्वारा या संस्थागत साधन होते हैं या समाज द्वारा मान्य होते हैं। चौथा है प्रत्यावर्तन, जिसे हम प्लानवादिता कहते हैं। इसमें ना तो लक्ष्य ही समाज समुन्नत होते हैं, समाज समनुगत होते हैं, और ना ही साधन ही समाज के अनुसार होते हैं। ना तो सांस्कृतिक लक्ष्य होंगे और ना ही साधन समाज द्वारा मान्य होंगे। और पांचवा है विद्रोह। विद्रोह में क्या है, डबल कंडीशन बनती है, लक्ष्य समाज द्वारा मान्य हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, साधन भी समाज द्वारा मान्य हो भी सकते हैं और
नहीं भी हो सकते हैं। दोनों कंडीशन इसमें बनी हुई होती है। तो कुल मिलाकर कितने हुए? अनुरूपता, नवाचार, कर्मकांडीयता, पलायनवादिता और विद्रोह कितने हैं? 5। तो यहाँ पर आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाता है, 5। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रॉबर्ट मर्टन का नाम जुड़ा है। पूछ रहे हैं, 4 ऑप्शन दिया गया है, पूछ रहे हैं रॉबर्ट मर्टन का नाम किससे जुड़ा हुआ है? ए है विचलन के चिह्नीकरण सिद्धांत से, विचलन के चिह्नीकरण सिद्धांत से। बी है विचलन के उप सांस्कृतिक सिद्धांत से। सी है विचलन के नियंत्रण सिद्धांत से। और डी है विचलन के तनाव सिद्धांत से। तो देखिए यहाँ पर रॉबर्ट मर्टन का नाम किससे जुड़ा हुआ है? सी वाला ऑप्शन सही है, विचलन के नियंत्रण सिद्धांत से। देखिए यहाँ पर मानक शून्यता के संबंध में या विचलन के संबंध में मर्टन ने जो अपने विचार रखे थे वो कहाँ पर रखे थे? उनके प्रसिद्ध लेख है सोशल स्ट्रक्चर एंड एनामी, इसी में इन्होंने विचलन से संबंधित अपना विचार व्यक्त किया था। मर्टन ने मानक शून्यता के लिए सामाजिक संरचना को ही उत्तरदायी ठहराया था। इनका कहना था कि समाज में कुछ सांस्कृतिक लक्ष्य होते हैं जो मानवीय भावनाओं एवं प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन सांस्कृतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संस्थागत रूप से या आदर्श नियम साधन के रूप में होते हैं। संस्थागत साधन होते हैं, आदर्श नियम होते हैं, समाज समनुगत नियम होते हैं जिनके द्वारा उन सांस्कृतिक लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है। ठीक, ये संस्थाएं इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रणालियों को परिभाषित एवं नियंत्रित करते हैं, किंतु इन दोनों में समन्वय सदा बना नहीं रहता। मर्टन ने संस्थागत साधन और सांस्कृतिक लक्ष्यों के संदर्भ में व्यक्तिगत उद्दीपन को 5 भागों में व्यक्त किया था, जो हमने अभी इससे पहले भी आपको बताया है। कौन कौन सा है? अनुरूपता है, नवाचार है, कर्मकांडीयता है, पलायनवादिता है और विद्रोह है। तो आर के मर्टन ने सोशल स्ट्रक्चर एंड एनामी में मानक शून्यता संबंधी अपना विचार रखा था, विचलन के नियंत्रण के सिद्धांत की बात की थी। ठीक है, और इसके लिए जो विचलन उत्पन्न होता है इसके लिए रॉबर्ट मर्टन ने समाज और संस्कृतियों को ही उत्तरदायी ठहराया था। उनका कहना था कि सांस्कृतिक लक्ष्य और संस्थागत साधन की संरचना ही इस प्रकार की होती है कि समाज में विचलन उत्पन्न होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है संरचनात्मक अवलोकनीयता की अवधारणा किसने दी है? पूछ रहे हैं कि संरचनात्मक अवलोकनीयता की अवधारणा किसने दी है? ए है दुर्खीम, बी है पार्सन्स, सी है नडेल और डी है मर्टन। तो देखिए संरचनात्मक अवलोकनीयता की अवधारणा मर्टन ने ही दी है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन भूमिका संकुल के विषय में सही है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं भूमिका संकुल की। भूमिका संकुल या भूमिका प्रतिमान की अवधारणा किसने दी है? मर्टन ने। देखिए मर्टन ने 3 अवधारणाएं दी थी, भूमिका संकुल या भूमिका प्रतिमान, परिस्थिति संकुल या परिस्थिति प्रतिमान एवं परिस्थिति श्रृंखला। तो हम इस पर बात कर लेते हैं कि भूमिका संकुल या भूमिका प्रतिमान है क्या। देखिए समाज में कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति की भूमिका एक पक्षीय या पृथक नहीं होती। ठीक, वह दूसरों के संदर्भ में ही अपनी भूमिका का निर्वहन करता है। एक व्यक्ति अपनी परिस्थिति से संबंधित, ठीक है, विभिन्न परिस्थितियों को धारण करने वाले व्यक्तियों के साथ अलग अलग प्रकार की भूमिकाएं निभाता है। जैसे मान लीजिए एक टीचर है, ठीक, तो वह अपने टीचर से संबंधित जो उसकी परिस्थिति है और उस परिस्थिति से संबंधित जो उसकी भूमिका है, उस परिस्थिति से संबंधित जो अन्य व्यक्ति हैं उनसे जुड़ी हुई भूमिकाओं का वह निर्वहन करता है। जैसे स्कूल के मैनेजमेंट से संबंधित उसकी परिस्थिति, उसकी भूमिका, स्टाफ से संबंधित, प्राचार्य से संबंधित,
छात्रों से संबंधित, छात्रों के गार्जियन से संबंधित, इस तरह से उसके अलग उस परिस्थिति से संबंधित जितने भी व्यक्ति हैं उनसे जुड़ी हुई वह अपनी भूमिकाओं का निर्वहन करता है। तो क्या कह रहे हैं कि एक व्यक्ति अपनी परिस्थिति से संबंधित विभिन्न परिस्थितियों को धारण करने वाले व्यक्तियों के साथ अलग अलग प्रकार की भूमिकाओं का निभाता है। ठीक, इसी की संपूर्णता को क्या कहा जाता है? भूमिका संकुल कहा जाता है। आर.के. मर्टन ने इसी की संपूर्णता को भूमिका संकुल कहा है। क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में कौन भूमिका संकुल के विषय में सही है? ऑप्शन देख लेते हैं। एक समय में किसी व्यक्ति की अनेक भूमिकाएं, गलत है, क्योंकि एक समय में किसी व्यक्ति की अनेक भूमिकाएं ये भूमिका संकुल नहीं है, बल्कि एक ही परिस्थिति से संबंधित विभिन्न परिस्थितियों को धारण करने वाले व्यक्तियों से जुड़ी हुई व्यक्ति की भूमिकाएं हैं। एक व्यक्ति की विभिन्न परिस्थितियों से संबंधित भूमिकाएं, अगर एक व्यक्ति की विभिन्न परिस्थितियों से संबंधित भूमिकाएं हो जाएंगी तो वो भूमिका प्रतिमान हो ही नहीं सकती हैं। अगला है, किसी व्यक्ति की एक परिस्थिति से संबंधित भूमिकाएं। यहाँ पर बात आ रही है कि एक परिस्थिति से संबंधित भूमिकाएं, ठीक है, कौन सी क्या चीज़ है? भूमिकाएं हैं, और किससे संबंधित है? एक ही परिस्थिति से। तो ये सी सही हो रहा है। वैसे हम चौथे पर भी विचार कर लेते हैं। विभिन्न परिस्थितियों वाले विभिन्न व्यक्तियों की भूमिकाएं, ये भी गलत है। तो गाइस यहाँ पर आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाता है कि भूमिका संकुल के विषय में यही सही है कि किसी व्यक्ति की एक परिस्थिति से संबंधित भूमिकाएं। अगला क्वेश्चन है, अप्रकार्य भाग है। अप्रकार्य की बात हो रही है। अप्रकार्य की अवधारणा, प्रकार्य, अप्रकार्य, प्रकट प्रकार्य, अप्रकट प्रकार्य की अवधारणा आर.के. मर्टन ने दी है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहे हैं अप्रकार्य भाग है, तो अप्रकार्य है क्या? सबसे पहले ये जान लेते हैं। देखिए, कोई भी वह निरीक्षित परिणाम, ठीक, जो समाज की व्यवस्था के अनुकूलन या सामंजस्य को कम करता है। समाज में जो व्यवस्था बनी हुई है ना तो उससे अनुकूलन करता है और ना ही उसके सामंजस्य को बनाए रखने में योगदान देता है, बल्कि उसकी व्यवस्था को के सामंजस्य को कम करता है, विघटन उत्पन्न करता है। वह क्या है? अप्रकार्य है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। विघटित समाजों का, कह रहे हैं अप्रकार्य भाग है विघटित समाजों का, सही है, सभी समाजों का। इस पर तो अभी बाद में विचार करेंगे। तीव्र परिवर्तित समाजों का, तीव्र परिवर्तित समाज, जो समाज काफ़ी तेज़ी से परिवर्तित होंगे उसमें विघटन उत्पन्न नहीं होगा, तो यहाँ भी हो सकता है। सांस्कृतिक विलंबना युक्त समाजों का, यहाँ भी हो सकता है। तो गाइज यहाँ पर आपका बी वाला ऑप्शन सही है, सभी समाजों का। अप्रकार्य किसका भाग है? विघटित समाजों का भी है, तीव्र परिवर्तित समाजों का भी है, और सांस्कृतिक विलंबना युक्त समाजों का भी भाग है। अगला क्वेश्चन हमारा है, सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन जो अधिकांश सदस्यों के ध्यान दिए बिना घटित होता है उसे कहा जाता है। कह रहे हैं कि सामाजिक परिवर्तन, ठीक है, समाज में परिवर्तन हो रहा है लेकिन अधिकांश सदस्य जो हैं वो उस परिवर्तन पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, किंतु परिवर्तन हो रहा है। यानी समाज में जो परिवर्तन हो रहा है वो किसी की इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा है, बल्कि समाज में क्रियाएं हो रही हैं, चल रही हैं, पर उसके अलावा भी कहीं कुछ उसका प्रभाव पड़ रहा है और कहीं कुछ बदल रहा है। ठीक है, तो इस तरह के परिवर्तन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है अप्रकट परिवर्तन, बी है प्रकट परिवर्तन, सी है निरपेक्ष परिवर्तन और डी है सापेक्षिक परिवर्तन। तो गाइज यहाँ पर आपका ए वाला सही है, अप्रकट परिवर्तन। ठीक, अप्रकट परिवर्तन यानी समाज में जो भी क्रियाएं हो रही हैं, जो भी कुछ बदल रहा है, व्यक्ति जो क्रियाएं कर रहा है वो तो हो ही रही हैं, पर उन क्रियाओं के प्रभाव से समाज में कहीं और कोई ना कोई परिवर्तन उत्पन्न हो रहा है, जिस पर समाज के अधिकांश व्यक्ति ध्यान नहीं दे रहे हैं, यानी वो उनकी इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा है। तो इस तरह के परिवर्तन को आर.के. मर्टन ने क्या कहा है? अप्रकट परिवर्तन। ठीक, तो गाइस
इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा। और गाइस आप लोगों से मैं एक बात कहना चाहूँगी, प्लीज़ वीडियो पूरा देखा करिए। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और आपके एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर आपको इनसे हेल्प मिलेगी, मुझे पूरी उम्मीद है इस बात की। तो इसलिए गाइस आप वीडियो पूरा देखा करिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, बाय।